डबल इंजन सरकार के बावजूद किसान जो है आंदोलन पर उतर आता है हरियाणा में। कांग्रेस किसानों को भरगड़ाने का, गुमराह करने का काम करती है, उनके आगे झूठ बोल करके उकसाने का काम करती है। और इसी प्रकार से पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार ने भी, क्योंकि कांग्रेस के ढर्रे पर चलते हुए उसने भी बड़े सजाबाग वहां पर दिखाए। कई सारे युवा कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो आ गए, लेकिन हम में वो स्किल्स नहीं है कि हमें वो नौकरी मिल जाए। लगभग 1.5 लाख युवाओं को हमने स्किल किया है। इंडस्ट्री से डिमांड लेते हैं कि आपको कैसा स्किल युवा चाहिए, तो फिर उसको वो स्किल करते हैं, फिर उसको प्लेस करते हैं। गुड़गांव की बात करते हैं, एक मेगा सिटी है, 20-20 करोड़ के जो फ्लैट बिक रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनके सामने जो रोड्स हैं वहाँ पर जल भराव हो जाता है। सब विभागों को एक बात कही कि आपकी जो भी सड़कें हैं वो मुझे टूटी दिखाई नहीं। आपका राज्य जो है पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, सिंथेटिक ड्रग्स की इतनी बड़ी दिक्कत है और वो स्पिलओवर इफेक्ट आपके यहाँ आ सकता है। ਅੱਜ तक किसी भी सरकार ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नशे ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ, नशा और बढ़ाने का काम किया। मैंने तो इस बात को लेकर के आदेश किए हैं कि अगर किसी थाना टेरिटरी में महिलाओं ने मुझे आकर के ये बात बोल दी कि यहाँ नशा बिक रहा है, उसका जिम्मेवार वहाँ का सचिव है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना का जो पानी है उसमें जहर मिला दिया है और आपने फिर पानी पिया था। हरियाणा के लोगों के साथ उन्होंने बद्दा उनके साथ मजाक किया और उसका जवाब उसको मिला, सत्ता से बाहर किया। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Chandigarh, the administrative capital of Haryana. And my guest is the Chief Minister of the state, Naib Singh Saini. Haryana has one of the highest per capita GDPs in the country. The state has 4 states and 2 union territories on its border: Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh itself. Chief Minister Naib Singh Saini led the BJP to re-election in 2024 amidst overwhelming media analysis which said that the party would lose to the Congress. Saini proved his detractors wrong and got re-elected. This month, the Chief Minister will present the state budget. Let's see what are the challenges before him. मुख्यमंत्री जी, ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो मैं ये पूछूंगी कि एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में क्यों नहीं होता? आप बार बार कैसे जीत जाते हैं बीजेपी यहाँ पर? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लगातार सरकारें बन रही हैं। चाहे हमारा एनडीए का गठबंधन है जहाँ पर, वहाँ पर भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार है या गठबंधन की सरकार है, लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रहा है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, पहली बार आज़ादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने जीरो ग्राउंड के ऊपर अंतिम व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अंत्योदय। और वही कारण है कि आज देश का वो वर्ग आदरणीय मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है और बार बार उसको लगातार सत्ता के अंदर मोदी जी की सरकार लाता है। उसके कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 55 साल तक कांग्रेस देश में रही। मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने आवास योजना के तहत कितने मकान बना करके दिए, मुझे फिक्र नहीं है, ना वो बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। जब वो ही नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊँ। परंतु जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 2014 से लेकर के आज 2026, 1.5 लाख लोगों को हरियाणा में मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां देने का काम किया। 1.5 लाख लोगों को। पिछले दिनों मैंने, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, ये 2025 की बात है, शुरू की शायद, मैंने तब अधिकारियों को कहा कि ऐसे कितने लोग और हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया है
और उनको अभी हम किस्त नहीं पहुंचा पाए। और जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनका वन टाइम सबका पैसा डालते हैं, इसको जीरो करते हैं। हमने उनके खाते में सभी के पैसा पहुंचा दिया, आज उनके मकान बन रहे हैं। किसी की 21 चली गई, किसी की 2 चली गई, तीसरी जाएगी, वो भी बन करके तैयार हो जाएंगे। जब ये काम हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप देखेंगे 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज कराना मुश्किल था। गरीब व्यक्ति को अगर ये पता चल जाता था कि इसको गंभीर बीमारी होगी, इलाज नहीं करा पाता था। क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से ये देखा है कि गरीब व्यक्ति को ये मालूम चल गया कि उसको हार्ट की दिक्कत आई है, उसका स्टंट डलेगा, स्टंट नहीं डलवा सकता था। 2014 से पहले स्थिति थी, डॉक्टर ये कहता था कि पहले 3 लाख 4 लाख रुपए जमा करा तब आपका स्टंट डलेगा। उसके पास होते नहीं थे, या तो ज़मीन बेचे, या फिर वो गहने बेचे, या जमा पूंजी खर्च करे, तब जाकर के वो स्टंट डलवा सकता था। अदरवाइज जो स्टंट नहीं डलवा सकता था, ऐसी स्थिति थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत लेकर के आए, गरीब व्यक्ति को जो लाभ दिया है, मुझे खुशी है। हमने हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों का आयुष्मान और चिरायु कार्ड बना रखा है, जिसमें से 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ लिया है, और 25 लाख लोगों का जो उन्होंने इलाज कराया है, 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने दिया है। 4,000 करोड़ रुपया अगर गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए एक स्टेट के अंदर सरकार देती है, तो क्यों नहीं वो मोदी जी की पूजा करेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी, जब अब 1.25 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, जब आपकी सरकार आई थी तो उस वक्त कांग्रेस तो कह रही थी, उस कांग्रेस ही नहीं, सारी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि आप तो चुनाव हारने वाले हैं। हाँ, पर इसके बावजूद आपने सारे जो उनके जो तथ्य थे उनको नेगेटिव कर दिया और आपकी सरकार आई बड़े मैंडेट के साथ, और सारे टीवी चैनल वाले, सारे मीडिया वाले, सारे जो विशेषज्ञ थे वो सब कह रहे थे कि ये हुआ कैसे, और कांग्रेस तो कह रही थी कि वोट चोरी से हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या है, मतलब वो जो मापदंड इस्तेमाल कर रहे थे वो गलत था कि कैसे हुआ ये? नहीं, देखिए, मैंने कभी नहीं ये कहा, मैंने शुरू से कहा है, जब से मेरे को जिम्मेवारी दी मैं तभी से बोल रहा था। उससे पहले भी मैं बोल रहा था, जब मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष लगाया, पार्टी ने जब मुझे प्रदेश का अध्यक्ष लगाया, मैं बराबर पार्टी को ये रिपोर्ट दे रहा था कि नहीं, तीसरी बार सरकार आएगी। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा था जब से मेरे को जिम्मेवारी दी। उसके बाद पार्टी ने विचार किया, आदरणीय मोदी जी ने, कि उन्होंने मुझे यहाँ का मुख्य सेवक के रूप में लगा दिया। तब भी मैंने ये बात कही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ हुड्डा जी के यहाँ कैबिनेट बन रही थी। कैबिनेट नहीं बन रही थी, शैडो कैबिनेट बन रही थी। शैडो कैबिनेट तो बन गई थी, विभाग भी बंट गए थे, विभाग बन गए थे। तो किसको अफसर पर लगाना, आपको इतनी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि नहीं, मैं कह रहा था भी सरकार हमारी आएगी। एक भी अधिकारी, मैं जब अधिकारियों से बात कर रहा था, 5 तारीख को जब वोटिंग हुई, 6 तारीख को मैंने पूरी रिपोर्ट लिया और मैंने कहा भी इतनी सीटें आ रही हैं, विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने 60 सीटों का आंकड़ा दिया था, मैं कहा 60 सीटें आ रही है हमारी। 60 सीटों के अंदर से मैंने ये कहा, आप देखेंगे भी, मेरे ख्याल से हमारी 10 सीटें तो ऐसी हैं जो कोई 200 से हार गए, कोई 300 से हार गए। लगभग 2000 वोटों के अंतराल से हम पीछे रहे हैं। बहुत सारी सीटें, हम लगभग 60 सीटों का आंकड़ा उसको छू रहे थे, परंतु हम बड़े मैंडेट के साथ आए हैं। और क्योंकि कांग्रेस तो हवा में काम करती है ना, और वो लोगों के सामने जब उनका भयानक चेहरा वो सामने आता है कांग्रेस का, इनके समय के अंदर तो लोग डरते थे, बात नहीं बोल सकते थे, भय था, भ्रष्टाचार कितना था, ऑफिस में नहीं जा सकते थे, ऑफिस में जाते थे तो वहां पर बिना पैसे के काम नहीं होता था। और क्या स्थिति थी नौकरियों के अंदर, पहले टीवी स्क्रीन के ऊपर आ जाते थे नाम, अखबारों की सुर्खियां बन जाते थे, फलाने का बेटा SCS लगेगा, फलाने मंत्री का बेटा रिश्तेदार SCS लगेगा, मुख्यमंत्री की बुआ का छोकरा SCS लगेगा।
पहले खबरें छप जाती थी, परंतु आज क्या खबर छपती है, उल्टा हो गया उसके। आज उल्टा ये हुआ है, जिस दिन रिजल्ट आता है ये खबर छपती है कि एक गरीब जुतियां गांठने वाले मोची का बेटा एससीएस अधिकारी लग गया, रिक्शा चालक का बेटा एससीएस लग गया, एक सब्जी बेचने वाले फड़ी के ऊपर बैठे का बेटा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। ये खबरें छपती है, बदलाव आ गया, लोगों को विश्वास हुआ है, और लोगों को विश्वास हुआ है, लोग उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी, संकल्प पत्र में आपने बहुत सारे वायदे किए हैं, अब उन पर कितने सारे वायदों पर आपकी सरकार जो है फुलफिल कर पाई है? देखिए, हमने जो संकल्प पत्र में 217 संकल्प हमने लिए थे, और जिस दिन हमने 217 ये अपना संकल्प पत्र हम बना रहे थे, हमारी मीटिंग थी, क्योंकि मैं प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष भी था, हमारी पूरी उच्च लीडरशिप जो हमारी कोर कमेटी है वो सारी की सारी बैठी थी, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन चला पूरे दिन का। उसके बाद मैंने ब्रीफिंग दिया था प्रेस को रोहतक में। मैंने रोहतक में कहा था कि आप हमारा 2014 का संकल्प पत्र देखिए, मीडिया को 2019 का संकल्प पत्र देखिए। हमने पूरा का पूरा संकल्प पत्र अपना पूरा किया है। हमने जो 217 संकल्प लिए हैं, जब हमारा 2029 का चुनाव आएगा तो उस 29 के अंदर ये संकल्प भी पूरा होगा। ये संकल्प हमारे लिए खाली संकल्प नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको पूरा करने का प्रण हमारी सरकार का है। और मुझे खुशी है, पहले साल के अंदर हमारी सरकार ने 217 संकल्पों में से 53 संकल्प पूरे कर दिए हैं, और 153 संकल्पों पे काम चल रहा है जो इसी वर्ष फाइनेंशियल ईयर में पूरे होंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। और संकल्प जो बड़े संकल्प थे, हमने ये बात अपने संकल्प पत्र में कही थी कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जब बनेगी, मैंने मंचों से बोला है, आप मेरी डिबेट देखना निकाल करके कभी उसके ऊपर, मैंने मंचों से कहा है कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो किडनी का पेशेंट है, किडनी के पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है, हर महीने उसका एक डायलिसिस का 25,000 30,000 रुपये खर्चा आता था, और अगर कोई व्यक्ति 2 कराता था या 3 कराता था उसका लाखों रुपए खर्च हो जाता था। कहीं गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाते थे, इतना पैसा वहन नहीं कर पाते थे जो पैसा खर्च आता था। हमने ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार जब 8 तारीख के बाद बनेगी, मेरा पहला साइन फाइल के ऊपर यही होगा कि हम हरियाणा के जितने सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हैं, डायलिसिस मुफ्त होगा। राज हो रहा है। 8 तारीख के बाद मैंने पहला ही साइन यही किया, उसको हमने मुफ्त किया। दूसरा हमने संकल्प था कि मैंने ये कहा था, मंचों से कहा था कि हम माताओं को रसोई में हर घर हर गृहिणी बना करके, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उन परिवारों को हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। ऊपर का पैसा, मैं मन से बोलता था भी ऊपर का पैसा आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाएगा। आज 500 का मिल रहा है, ऊपर का पैसा सारा उनके खाते में जा रहा है। सरकार तुरंत तो गैस का सिलेंडर लेती है, 500 रुपये उनके कटते हैं, बाकी का पैसा उनके खाते में चला जाता है। हमने उसको लागू कर दिया। हमने किसानों से एक संकल्प किया था कि हमारी सरकार किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। आते ही हमने पूरा कर दिया। और कोई राज्य में ये है नहीं 24। पूरे देश के अंदर हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने इस संकल्प को पूरा किया, और हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई वायदे किए थे। कांग्रेस किसानों को बरगलाने का, गुमराह करने का काम करती है, उनके आगे झूठ बोल करके उकसाने का काम करती है। और इसी प्रकार से पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार ने भी, क्योंकि कांग्रेस के ढर्रे पर चलते हुए उसने भी बड़े सजाबाग वहाँ पर दिखाए। मैंने कहा भी है एक दिन मुख्यमंत्री को, मैं कहा जी, मैंने यहाँ किसानों को आप भड़काते हैं, इनको भड़काने के बजाय इनको ये कहिए आप कि हम किसान की सारी फसलें जैसे हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीद रहे हैं, यहाँ भी खरीदेंगे। आप क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए आपको, परंतु नहीं, मादा नहीं है। परंतु हम ये बात कहना चाहते हैं, पंजाब के किसान को आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार
निराशा की तरफ नहीं ले जाने का काम करेगी, उसको बढ़ाने का काम करेगी। जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की हैं वो सारी की सारी हमारी पंजाब में भी लागू होंगी और जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां भी लागू करेंगे। आपके राज्य से जुड़ा हुआ ही है पंजाब। ऐसा क्यों होता है कि डबल इंजन सरकार के बावजूद हरियाणा और दिल्ली किसान जो है आंदोलन पर उतर आता है हरियाणा में भी? क्यों? क्या विश्वास नहीं है आपकी सरकार पर या दिल्ली पर विश्वास नहीं है? पंजाब में अगर किसान नाराज है तो फिर हरियाणा में क्यों नाराज है? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा किसान, जितनी हम हेल्प किसान की कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने सपने में भी नहीं की। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ आपको। किसान की फसल का अगर खराबा होता है, कांग्रेस 2004 से लेकर के 2014 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही। 10 सालों में कांग्रेस ने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसको मुआवजे के तौर पर 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक दिया। 10 सालों में उसने 1139 करोड़ रुपया देने का काम किया। 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने दिया 267 करोड़ रुपया। उसके बावजूद 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका 15,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ 1139 और कहाँ 15,500 करोड़, एक जमीन आसमान का अंतर है। किसान के खाते में गया है। किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान का गन्ना देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेट के ऊपर हमारी सरकार खरीद रही है। और ये तो किसानों के आगे झूठ बोलते हैं, हमारा किसान समझ रहा है। अगर ये जो आपने बात की आंदोलन की, अगर ये बात होती तो तीसरी बार सरकार क्यों बनती? लोग प्यार करते हैं ना मोदी जी को, लोग काम देखते हैं, और काम देखते हैं तो तभी उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार दी है। और मैं एक और आज आपको बीच में बात कह रहा हूँ जी, तीसरी बार तो अब तो, क्योंकि कांग्रेस ने इतना ज़्यादा बवंडर खड़ा कर दिया था, कांग्रेस हैगी, कांग्रेस हैगी, कांग्रेस हैगी, लोग तो उब चुके थे भी कांग्रेस हैगी। इस डर के अंदर हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला। जब 2029 का चुनाव होगा, कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं देगी। ये हालत होने वाली है कांग्रेस की, दिखाई भी नहीं देगी। हुड्डा जी सुन रहे होंगे। एक तरफा, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, ये मुद्दा लेकर के आते हैं फिर भाग जाते हैं, मुद्दे के पैर नहीं होते। सबसे पहले आपके सामने लोकसभा के अंदर एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि अगर मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। भाई संविधान को कहाँ खतरा हो रहा है? नरेंद्र मोदी तो संविधान के अनुसार देश को चला रहे हैं। अरे वोट चोरी का मामला हरियाणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी की गारंटी है, मोदी के नेतृत्व में संविधान को कोई खतरा नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस ने तो उसका उतना अपमान किया है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, हमारी ये कह रहे हैं कि संविधान को खतरा नहीं, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस हाशिए पे चली गई है, कांग्रेस के पास कोई शेष मुद्दा नहीं बचा। इसी प्रकार के मुद्दे कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कभी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, फिर कहते हैं वोट चोरी होगी। ये आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इसने यह आरोप लगाया कि वोट चोरी हो गया, बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया राहुल गांधी ने, ये सारे जागरूक पत्रकार हैं जी, तुरंत चले जहाँ जहाँ का नाम लिया वहाँ पहुँच गए उनके घर आमा भी देखें तो जाके ये क्या करे। अभी 250 वोट जहाँ बने पड़े इस बूथ पा, उन्हें तो बुत्था के नाम लिए, फिर नाम भी गणाए, कहा नहीं नाम ये वो वहाँ गए, मीडिया गई वहाँ तो जीरो ग्राउंड के ऊपर, अमन तो गए नहीं। मीडिया ने जाकर वहाँ उनसे बात भी किया भी यहाँ कितने वोट बने हुए? कहा ना जी हमारा तो अपने चारों के वोट हैं जी, कहा परिवार के, और कोई रंदा भी नहीं। कहा और हम तो वोट पाए खाए। इसके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और किसने इसको ने मुद्दे पकड़ाए रहा व्यक्ति? तो आपके लिए तो अच्छा हुआ ना? नहीं, अच्छा तो सारे देश के लिए है, मेरे लिए अच्छा नहीं है।
अच्छा, मुख्यमंत्री जी, मैं किसानी पे वापस आती हूँ। जी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, नहीं तो गेहूं धान की फसल जो चलती है उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है हरियाणा में। ये कई सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स निकल चुके हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हरियाणा तैयार है कि और भी जैसे दाल की खेती हो गई, किसी और की खेती हो, सिर्फ गेहूं धान की ना हो? इसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, हम किसान को इंसेंटिव भी दे रहे हैं इसके ऊपर। पिछले बार हम 7,000 प्रति एकड़ जो डाइवर्जन करता था, धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल की तरफ जाता था, तो सरकार उसको दूसरी फसल लगाता था जिसके अंदर कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी, उसको हम 7,000 रुपये इंसेंटिव देते थे। अब हमने 8,000 रुपये कर दिया उसको, अब 8,000 रुपये हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि पानी का जल स्तर कम होता जा रहा है। जल स्तर कम हो रहा है। लगभग 1 लाख एकड़ भूमि हमारी डाइवर्जन के अंदर दूसरी फसल लोगों ने बोई है, हमने 1 लाख एकड़ का उनको इंसेंटिव दिया है। और उसके साथ साथ हम और भी काम कर रहे हैं कि आप फ्लड इरिगेशन से पानी मत दीजिए, आप स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि उससे जितना मिनिमम हमें पानी की आवश्यकता है उतने पानी आप उसके अंदर यूज करिए, ज़्यादा फ्लड से मत दीजिए, क्योंकि फ्लड से देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा डार्क जोन में हम चले गए हैं और पानी बहुत डीप चला गया है। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियों को नुकसान है। और इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, उसका हेतु यही है, मेरा पानी मेरी विरासत का, कि हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वज ने हमें जो ज़मीन दे करके गए, क्योंकि ये पीढ़ियों से ज़मीन चलती है, हमारे बाप दादा थे वो हमें दे करके गए, परंतु वो हमें एक अच्छा वातावरण दे करके गए, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक खेती होती थी, पानी बहुत कम हम यूज करते थे, पानी हमें छोड़ करके गए। हम इस मेरा पानी मेरी विरासत में भी हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसको हम क्या दे करके जा रहे हैं? क्या हम उसको ये दे करके जा रहे हैं कि आप जहरीली खेती उत्पादन करो? क्या हम ये दे करके जा रहे हैं कि उसके अंदर पानी हम ख़त्म करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत खड़ी हो जाए? हमारा तो जीवन जैसे है निकलेगा, परंतु हमने आने वाली पीढ़ी का सोचना है। हम इसको लेकर के प्रचार भी कर रहे हैं पूरा, अगर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। विरासत की बात हो रही है, पानी विरासत है, पर जंगल, पेड़ और जो हरित पट्टी है एरिया, वो भी एक विरासत है। उसे बचाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने इसके ऊपर बड़ा अभियान हर वर्ष लेते हैं। लगभग अब तक हमने 18 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है, अलग अलग। हम बड़े उसके अंदर क्लस्टर्स के अंदर लगाते हैं, सभी लोगों को हम प्रेरित भी करते हैं और स्कूलों में बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं कि आप लगाइए और उसको अपने जन्मदिन के ऊपर उसको परवरिश कीजिए। उसकी परवरिश होगी तो उसके अंदर हमारे काफ़ी संख्या के अंदर पेड़ भी लगे हैं। जो हमारे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के बाहर तो कोई जा नहीं सकता, नॉर्म्स के अंदर रह करके ही काम कर सकता है। उसके अंदर हम हर चीज़ को देखते हैं। जब कोई कमेटी हमारी बैठती है, जो सीसा की कमेटी है, सिया की कमेटी है, 2 कमेटी हमारी केंद्र की है, एक स्टेट की है इन्वायरमेंट की, जो इन सब पैरामीटर्स को देख करके तब उनको इजाज़त देती है। और क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता है जी, और हर चीज़ की एक लिमिट की भी आवश्यकता है। लिमिट से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी वो कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा जी। अभी पिछले दिनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल की बात मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ा आरोप ये लगाते थे कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन हुआ है वो हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान पराली जलाता है। उनको दोषी ठहराया उसने, अपनी तरफ नहीं देखा भी। वो अपनी पराली को जलाता है और उसका धुआं दिल्ली में आ जाता है और उसके कारण पोल्यूशन बढ़ जाता है यहाँ से आकर के। ये केजरीवाल के शब्द थे, आपको भी पता है, उसने बड़ा आरोप लगाया था। पंजाब के किसान पे भी लगाया, हरियाणा के किसान के ऊपर भी लगाया। हरियाणा के अंदर हमने उसकी मैनेजमेंट किया। हमने हरियाणा के अंदर बायोगैस प्लांट लगवाए अलग अलग स्थानों के ऊपर, और किसानों को हमने कहा कि आप पराली नहीं जलाएंगे, हम आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे। हमने सब्सिडी के ऊपर उनको इंस्ट्रूमेंट दिया और हमने ये भी कहा, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी दिया सब्सिडी पे, और ये भी कहा कि हम आपको अगर पराली नहीं जलाएंगे प्रति एकड़ 1,000 रुपये हम इंसेंटिव देंगे। अच्छा। और अब हमने 1200 कर दिया उसका भी, 1200 देंगे।
मेरे हरियाणा के किसान ने पराली नहीं जलाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो आदेश ये आता है कि पंजाब सरकार के ऊपर वो फटकार लगाता है और ये बात बोलता है कि आप हरियाणा से सीखिए कि उन्होंने किस प्रकार की मैनेजमेंट किया है। अब तो उनकी सरकार है यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी, जो दो सवाल हैं, एक है नौकरियों के बारे में, क्योंकि इतनी पूंजी आती है इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है हरियाणा में, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशंस विच हैज़ हैपेंड हरियाणा में हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं उसमें कई सारे युवा कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ तो आ गए लेकिन हम में वो स्किल्स नहीं है कि हमें वो नौकरी मिल जाए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? एक। दूसरा, महिलाएं जो हैं इन इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए देर रात तक काम करना होता है, यहाँ मेट्रो नहीं है, आना जाना दिक्कत हो जाती है, रात को काम करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन दोनों सवालों पर आप बताएं। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो हमने लगभग पिछले दिनों से लगातार हम जो काम कर रहे हैं युवाओं को स्किल करने का, हमने लगातार यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज उनसे MOU साइन कराए हैं जी। लगभग 1.5 लाख युवाओं को हमने स्किल किया है। इंडस्ट्री से डिमांड लेते हैं कि आपको कैसा स्किल युवा चाहिए, तो फिर उसको वो स्किल करते हैं, फिर उसको प्लेस करते हैं। 1.5 लाख युवाओं को हमने स्किल करके करने का काम किया है और प्लेस भी किए हैं जैसा जैसा उनको चाहते हैं, और इंडस्ट्री लगातार आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने जो उनका रात को भी वो काम कर सके उसके लिए भी उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध हमारी सरकार ने किया है। हम हर इंडस्ट्रियल जोन के अंदर काम चल रहे हैं। अभी पिछले बजट के अंदर मैंने कहा था कि महिला हॉस्टल वो बनेंगे ताकि महिलाओं को अगर कहीं रुकना है तो उस महिला हॉस्टल के अंदर आकर के वो रुकें। वो 2-3 स्थानों के ऊपर, जैसे पानीपत है, आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम है, उसके अंदर बन रहा है, सोना है बन रहे हैं, सोनीपत है, इसके अंदर काम चल रहा है। और हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो, ड्रोन दीदी को स्किल किया, उसको मुफ्त में ड्रोन देने की बात है, लगातार, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से उसके अंदर काम कर रही है। और उनके लिए, क्योंकि उनको रात को भी, रात की पाली में भी उनको कोई दिक्कत या समस्या ना आए, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और अर्बन डेवलपमेंट, जैसे हरियाणा जैसे राज्य में पानी भराव हो जाता है, रोड्स जो हैं उसमें गड्ढे हैं, इन सब, जैसे जब हम गुड़गांव की बात करते हैं, एक मेगा सिटी है, शायद ही बैंगलोर के अलावा कोई और सिटी है या चेन्नई के अलावा कोई और शहर है जहाँ पर इतने उद्योग आ चुके हैं, इतने कॉल सेंटर्स आ गए हैं, इतनी IT इंडस्ट्री आ गई है, और जो मकान हैं 20-20 करोड़ के जो फ्लैट बिक रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनके सामने जो रोड्स हैं वहाँ पर जल भराव हो जाता है। तो एक इमेज चला जाता है कि ये मेगा सिटी जो है, अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। उस अगले मॉनसून में ये क्या आप ये रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको गुरुग्राम की आपने बात किया है, गुरुग्राम के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट का टेंडर अभी हुआ है। हमने वो टेंडर उस दृष्टि को ध्यान में करके लगाया है कि आने वाले 50 साल तक गुरुग्राम में जितनी भी आबादी आ जाए, गुरुग्राम के आसपास भी पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा, एक हमने अधिकारियों को कहा है कि जो एक लो लाइन एरिया है गुरुग्राम का, एक ड्रेन हम इधर से सोना की तरफ निकालने के, उसका DPR चल रहा है, उसको कहाँ से उसको निकालेंगे वो देख करके उसके ऊपर अधिकारी काम कर रहे हैं। जल्दी ही वो DPR बन जाएगी। और अभी पिछले दिनों मैंने जितने विभाग हैं, चाहे PWD है, चाहे मार्केट कमेटी है, और चाहे HSVP है, चाहे नगर परिषद है, और ये 6 विभाग अपने इसके अंदर थे, 6 विभागों को इकट्ठा बुलाया। इकट्ठा बुला करके मैंने उन सब विभागों को एक बात कही कि आपकी जो भी सड़कें हैं वो मुझे टूटी दिखाई ना दें।
आज मुझे खुशी है, लगभग 70% सड़कें हरियाणा की उनका सुदृढ़ीकरण कर दिया। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उन सड़कों का जारी किया था, क्योंकि अब ये ठंड का एकदम समय आ गया था, उसके अंदर थोड़ा रुका है। और अभी फरवरी के एंड में जो ही ठंड थोड़ी कम होगी, ये मार्च तक हम इसको पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका सड़क टूटी नहीं होगी। आपका राज्य जो है पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ पर ड्रग्स जो है, सिंथेटिक ड्रग्स की इतनी बड़ी दिक्कत है, और वो स्पिल ओवर इफेक्ट आपके यहाँ आ सकता है। गैंग वॉर्स जो वहाँ पर होती हैं वो यहाँ आ सकता है, जो वहाँ पर आतंकवादी या टेररिस्ट घटनाएं हो सकती है वो इस तरफ आ सकता है, जो वहाँ पर बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है वो यहाँ पर आ सकता है। तो इन सब को आप कर्ब करने के लिए, इन सब पर रोक लगाने के लिए आपकी सरकार क्या कर सकती है? नहीं, हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है जी। देखिए, हमारी सरकार का जो प्रथम एजेंडा है, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, और उससे कोई समझौता नहीं है हमारी सरकार का, और उसको लेकर के बड़ी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। और जो नशे की आपने बात की है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पंजाब के अंदर बड़े बड़े सजाबाग दिखाए गए कि इस नशे ਨੂੰ खत्म करांगे। और पूर्व दी जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। परंतु ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ युवाओं ਨੂੰ नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ सरकार ने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर हमने जो काम किया। आप पंजाबी इतनी अच्छी बोल लेते हैं। पंजाब जाते हैं, वहाँ पर कैंपेन भी करेंगे आप? नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप मेरा वो नहीं देखते हैं रील? हरियाणा के अंदर हम युवाओं को जागरूक करने के लिए हमने मैराथन शुरू की है, हमने साइक्लोथॉन शुरू किया। स्पोर्ट्स में तो आपकी राज्य में इसी करके, हाँ। क्योंकि हम युवाओं का, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में भी गया था तो मैंने वहाँ भी ये बात कही है, मैं कहा युवा हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपने युवा को ख़राब नहीं होने देंगे। अगर कोई बैड एलिमेंट आकर के हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का काम करेगा, मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने वीसीस को भी ये बात कही है, अपने वीसीस को भी, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कोई ऐसा बैड एलिमेंट दिखाई न दे कि जो वहाँ बच्चों को ख़राब करे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत को आगे बढ़ाने वाले वही लोग हैं। आने वाले समय के अंदर भारत को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने वही लोग हैं। अगर वो किसी व्यक्ति ने उनको नशे में धकेल दिया तो विकसित भारत विकास के ऊपर एक गति ब्रेक लगती है, और उसको लेकर के हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैंने तो सभी एसपीज को भी इस बात को लेकर के आदेश किए हैं कि अगर किसी थाना टेरिटरी में महिलाओं ने मुझे आकर के ये बात बोल दी कि यहाँ नशा बिक रहा है, उसका जिम्मेवार वहाँ का एसएचओ है, क्योंकि जब वो आकर के वहाँ बोल रहा है, इसकी सख्ताई से काम कर रही है हमारी सरकार नशे को लेकर के। और आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने स्वयं इसको देखते हैं, उनके दिल के बड़ा करीब है कि हमने नशे को ख़त्म करना है, हमने अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है। और हरियाणा के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जो कोर जो नशे के अंदर स्लिप थे, उनके घरों को भी डिमोलिश करने का काम किया, उनके घरों को ढाने का काम किया हमारी पुलिस ने, जो कोर थे, ताकि और हमने जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग्स ये सब रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल तो, होता है, उसी से संबंधित होते हैं सब। जब तक एक को खत्म करके दूसरा अगर पनपने देंगे तो चलेगा नहीं, सबको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी अगर कहीं से कुछ हमें क्लू मिलता है जी, हमारी पुलिस वहीं काम नहीं करती, भी वहीं काम कर रही है। वो चला कहाँ से है वहां तक काम करती है पुलिस। जी जी। अगर वो क्रॉस बॉर्डर भी आ रहा है तो क्रॉस बॉर्डर जाएगी पुलिस, वहां से उठा करके लेके आएगी, कहाँ से वो चला है यहाँ तक उसको हम वॉच कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है ताकि युवाओं के अंदर नशा ना फैले। और उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर महीने एक बड़ी मैराथन करता हूँ,
हर महीने करता हूँ मैं एक मैराथन, जिसमें 30-35 हज़ार युवा इकट्ठे होते हैं। कभी किसी ज़िले में करूँगा, कभी किसी ज़िले में करूँगा। लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी। इस ठंड के कारण मैं बजट है इस महीने, क्या आप करने वाले हैं इस बजट में? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, और जो ये बजट भी दिया है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आदरणीय मोदी जी और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये बजट, ये विकसित भारत में एक मील का पत्थर साबित होगा। गरीब, महिला, किसान, युवा उन और व्यापारी, उनके सपनों का ये बजट है। ये भारत को गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है, और हम इस विकसित भारत के संकल्प को हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा। उसी के निमित्त, ये लोगों के निमित्त ही हमने पिछले दिनों लगभग हरियाणा के अंदर 25 दिन के करीब हमने लोगों से सुझाव लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स में जा कर के। किसानों से अलग लिए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जो ऑर्गेनिक में हैं उनसे अलग लिए हैं, जो एफपीओज हैं उनसे लिए हैं, जो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं उनसे लिए हैं, वीसीस हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, उनको बैठा करके हमने उनसे सुझाव लिए कि हम अपने बजट में किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। महिलाओं से हमने अलग लिए हैं, महिलाओं से पूछा है, महिला जनप्रतिनिधियों से अलग लिए हैं, महिला जो उद्यमी हैं उनसे अलग लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिए हैं। हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से अलग अलग, स्पोर्ट्स से अलग लिए हैं, युवाओं से अलग लिए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर गए उनसे सुझाव लिए हमने। और ये जो बजट है, ये बजट मैं बोलता भी था पिछले बार भी हमने। तो सुझाव देने के लिए वो रात के 2 बजे भी आ जाते हैं, सुबह के 3 बजे आ जाते हैं। नहीं, सुझाव सुना तो है मैंने कि यहाँ पर आ जाते हैं आपके घर के पास। किसी का कोई काम होता है तब आ जाते हैं। हाँ, और मिल लेते हैं आप उनसे? हाँ, मिलता हूँ। ये बड़ा विश्वास है लोगों में। परंतु एक बात मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई इमरजेंसी हो तो रात के 2 बजे भी हम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं इमरजेंसी के अंदर। इसीलिए है कि लोगों ने, लेकिन आपके घर के करीब ही पंजाब के मुख्यमंत्री का घर है, वहाँ पे तो रास्ता बंद है पूरा। नहीं, वहाँ तो 5 बजे के बाद तो पूरा ब्लॉक हो जाता है खुलता नहीं। वो मिलते भी नहीं होंगे 5 बजे के बाद? नहीं, मिलते नहीं जी, वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता जी, मैं इतनी ज़्यादा उसके ऊपर वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिश्तेदार भी है अपना जी। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, रिश्तेदार हुआ। मुख्यमंत्री जी, हम नौकरियों की बात कर रहे थे, तो जब से आपकी सरकार आई है, आपने युवकों के लिए नौकरियां कितनी दी हैं और आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं वो आपसे? देखिए, मैं जो मेरा टेन्योर है, 1 साल का टेन्योर मैंने पूरा किया है। 1 साल के अंदर मैंने 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्चे के नौकरी दिया है, और लगभग 5500 हरियाणा पुलिस की ऐड हो रही हैं, जिसका अभी फॉर्म कल ही उसकी लास्ट डेट थी भरने की। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगभग 8,500 नौकरियाँ और ऐड किए हैं, अभी उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है। और पिछले दिनों हमने सी टेट का पेपर लिया था, उसके अंदर भी इतना उसकी मैनेजमेंट की है कि पूरे प्रदेश ने उसको सराहा है। सीटी का पेपर जो हुआ था, सीटी के पेपर में, क्योंकि माता पिता को पहली बार ये लगा कि बच्चे को घर से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के घर तक सरकार ने इतनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट की थी कि हर माँ बाप ने इसको सराहा है, उसकी चर्चा हुई है। और कई युवाओं ने तो फेसबुक के ऊपर बड़े अच्छे कमेंट किए हैं उसको लेकर के। और लगातार मैं आपको पीछे बता रहा था। आप पढ़ते हैं जब कमेंट आते हैं तो? हाँ, मैं देखता हूँ। सोशल मीडिया पढ़ते हैं? सोशल मीडिया मैं देखता हूँ, जब भी मुझे समय लगता है बीच बीच में मैं देख लेता हूँ। सोशल मीडिया का यही लाभ होता है कि कौन क्या बोल रहा है पता लगता रहता है। हाँ। फिर उसके अनुरूप हम आगे। तो जब पोस्ट करते हैं तो आप पढ़ते हैं पोस्ट करने से पहले कि मैं ये जवाब दूंगा, मैं फला लिखूंगा? हाँ, पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं जब उसका जवाब। हाँ। तो कनेक्ट युवाओं के साथ सोशल मीडिया के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ही तो वो उनका तो सारा समय उसी में लगता होगा, सोशल मीडिया में। नहीं, उसके साथ क्योंकि कई बार हम बिजी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी हमने एक टीम बैठाई हुई है जी कि कौन क्या बोलता है, तो उसको हम ध्यान करते हैं। तो जितनी नौकरियां आप दे रहे हैं, क्या इस बजट में जो आप पेश करने वाले हैं उसमें और नौकरियां मिलेंगी? नहीं, देखिए, हमने ये कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर हमारी ये घोषणा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। तो
मैंने बताया आपको कि तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, हमने अपने पिछला जो बजट मैंने पेश किया था, बजट के अंदर कहा था कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 नए IMT बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि रोजगार के साधन खड़े होंगे। 2 AI हब बनेंगे, गुरुग्राम, पंचकुला, उसको प्रगति से, दोनों पे गति से काम चल रहा है। और 10 IMT को लेकर के 6 IMT की तो हमने जगह चिन्हित कर ली है, 6 IMT की, और लगभग हम जल्दी ही 10 की 10 IMT अलग अलग क्षेत्र के अंदर वो खड़ी कर लेंगे, जिसके अंदर बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, उसके साधन खड़े होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारे बजट के अंदर था कि संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि हम 10 IMT बनाएंगे। फिर हमने बजट में इसकी घोषणा की कि हम 10 IMT बना रहे हैं। हमने लाडो लक्ष्मी की योजना की महिलाओं के लिए संकल्प पत्र में भी ये हमने कहा था कि हम बहनों को 21 रुपये महीना देंगे। परंतु मुझे ये बताते हुए वो थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि हमारी कुछ सरकारों ने इस प्रकार की घोषणाएं की, महिलाओं के वोट ले लिए, आज तक उनको कुछ नहीं मिला। हमारी सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बोलती है वो पूरा करती है, उसकी गारंटी है। मोदी नाम नहीं है, वो गारंटी है। मोदी गारंटी है, नाम नहीं है, वो गारंटी है। जो बोलता है उसको पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी धरातल पर उतार देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम संकल्प पत्र में नहीं बोल पाते, उनको भी धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी करता है, उसके नेतृत्व में चलने वाली सरकार करती है। यही मोदी की गारंटी है और यही देश का विश्वास है। मोदी विश्वास है देश का। कांग्रेस को पीड़ा है, उसका पेट खराब है, कांग्रेस का पेट खराब है मोदी के नाम से, और देश को विश्वास है। वो तो कहते हैं कि सरकारी खजाने सब खाली हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए आप फ्रीबीज कर रहे हैं, युवाओं के लिए आप बोल रहा है? कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस ने कितने रेवड़ियां बांटने का काम किया है? कांग्रेस ने तो बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांटी हैं। आपके सामने क्या क्या बोलते हैं उनका, आप घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। अगर आप घोषणा पत्र उनका उठाएंगे, हम ये भी देंगे, हम ये भी देंगे, जब चुनाव आता है उस टाइम तो कांग्रेस ये बात कहने लग जाती है कि हम आसमान से तारे तोड़ कर ले देंगे, ये बात बोलती है। अगर लोग कहें भी ये कर दो, हाँ कर देंगे जी, परंतु जब करते हैं तब पता चलता है। परंतु उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना 21 रुपये देने की हमने बात की थी। ये विषय ये नहीं है कि हमने रेवड़ी बांटी है, हमने महिलाओं को सशक्त किया है, महिलाओं को मजबूत किया है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस ने तो अपने शासन के अंदर महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सशक्त कहाँ कहाँ किया है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पास किया और ये कहा कि देश की विकास के अंदर महिलाओं का बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 33% आरक्षण दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर मैंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 5,000 करोड़ का। और मैंने खुशी है, अब मैं 3 किस्तें दे चुका हूँ महिलाओं को, 3 किस्तें दे चुका, लगभग 441 करोड़ रुपए चला गया है महिलाओं के पास। महिलाएं मजबूत हो रही हैं, सशक्त हो रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि महिला मजबूत और सशक्त हो। हमने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, मैं बुजुर्गों की बात भी करना चाहती हूँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? खासकर रूरल एरियाज में क्या होता है कि बच्चे जो हैं बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए और माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप गाँव में रह जाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने संकल्प में कहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी आ जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा सरकार को उसकी चिंता है, बाकी उसके परिवार को चिंता नहीं है। मुझे खुशी है, हमने उस संकल्प को भी पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के अंदर लगभग बुजुर्गों ने जो इलाज कराया है, उस इलाज की एवज में जब से ये योजना लागू हुई है, हमने 43 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए भी खर्च किया है। 43 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जी, विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा, इसके लिए आपका विजन क्या है?
देखिए, मैंने कहा है कि जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 स्तंभ दिए हैं, उस स्तंभों के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी भारत को खड़ा करेंगे और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, जो हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे। महिला मजबूत हो, सशक्त हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान हमारा संपन्न हो, खुशहाल हो, गरीब का उत्थान हो। और आप देख भी रहे हैं, इस बजट के अंदर भी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बात की चर्चा की है कि हमने 11 वर्षों के अंदर देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, उनको मजबूत किया है, सशक्त किया है। ये विकसित भारत का संकल्प है जिसको लेकर के आदरणीय मोदी जी गति से काम कर रहे हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को सुविधाएं मिले। आप सड़कों का जाल देख लीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे, वंदे भारत और नमो भारत, लगातार कितनी गति से ट्रेनें, नई नई ट्रेनें, गति वाली ट्रेनें चल रही हैं। आप कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितने एम्स बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कितनी हमारी ITIs बनी हैं, कितने हमारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कितने विश्वविद्यालय बने, हमारे विद्यालय बने हैं, महाविद्यालय बने हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना का जो पानी है उसमें जहर मिला दिया है और आपने फिर पानी पिया था यमुना का पानी। उस किस्से के बारे में बताइए। मैडम, ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने पता नहीं कैसे ये आरोप लगाया। उसने कहा कि मैं तो सो रहा था, मेरे तो आँख को इंजीनियर ने उठाया और इंजीनियर ने मेरे को कहा कि पानी में जहर आ गया है, मास जेनोसाइड हो जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। मैंने तो रात को उठ करके पानी बंद कर दिया। कितना बड़ा आरोप केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों के ऊपर लगाया, दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। मैं वहाँ जहाँ से हरियाणा से दिल्ली को पानी देते हैं उस स्थान के ऊपर गया और उस स्थान पर जाकर के मैंने पानी पिया। मैंने कहा, आप हरियाणा के लोगों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने वहाँ पानी पिया और फिर मैंने कहा, नेक्स्ट डे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं उसी स्थान पे गया जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं जहाँ से मैंने पानी पिया था वहाँ से बोतल में पानी लेकर के आया और फिर जहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वहाँ से पानी भरा। मैंने केजरीवाल को चैलेंज किया, मैं कहा ये हरियाणा का पानी है जो फीड कर रहा है और ये दिल्ली का पानी है जो गंदा आप दे रहे हैं, आप पी करके दिखाइए। ये इतना बड़ा आरोप लगाना इसने कि हरियाणा के लोगों के साथ उन्होंने बद्दा उनके साथ मजाक किया है और उसका जवाब उसको मिला है, सत्ता से बाहर किया है उसको। पंजाब के अंदर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा मेरे किसान के ऊपर आई, उनके सहयोग में खड़ा होना चाहिए था, सहयोग में नहीं खड़े हुए। मुझे चिंता हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से पंजाब के अंदर किसानों के बीच में आए, 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया। किसानों के इस दुख की घड़ी के अंदर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया। मैंने हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य का यहाँ मुखिया हूँ, मुझे पंजाब के किसान की चिंता हुई भी, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा और पशुओं के लिए दवाई नहीं है, उनके फसल तबाह हो गई है। मैंने हरियाणा से अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज कहा कि सारा सामान लेकर के आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुँचाने का काम करें। एक एक डिस्ट्रिक्ट की यहाँ ड्यूटी लगी, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे हरियाणा के लोगों ने वहाँ सामान पहुँचाने का काम किया है और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के लोगों का कि उस दुख की घड़ी में पड़ोसी की एक ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर मेरे भाई को कोई दुख हो रहा है तो उसके दुख के अंदर तुरंत जा कर के हेल्प में हाथ बढ़ाना चाहिए। परंतु केजरीवाल दिखाई नहीं दिया, केजरीवाल दिल्ली जाके बैठ गया क्योंकि यहाँ तो पानी भर गया था और पानी में कैसे जाए, और यहाँ के मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मुझे चिंता मुझे हुई कि भाई पंजाब के किसानों के ऊपर आफत आ गई, उनके बीच में जाना चाहिए था। मैं अपने किसान के गया हूँ, मेरे किसान के अंदर ज़्यादा बरसात से जल भराव हो गया, कई जगह पानी काफ़ी हो गया था। मैं स्वयं अंदर पानी के अंदर से गया हूँ, उनके बीच में गया हूँ, उनको जा कर के उनसे
हौसला अफजाई किया है। प्राकृतिक आपदा है, उसका हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। परंतु पंजाब का मुख्यमंत्री जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मुझे तो चिंता पंजाब के लोगों की थी, परंतु मुझे चिंता मुख्यमंत्री की भी करनी पड़ी। मैं हॉस्पिटल में जाकर के उसका हालचाल पूछने गया, मैं कहा आप ठीक तो हैं? धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने इतना वक्त दिया हमें। देर रात हो गई है, उसके बावजूद आपने हमें इतना वक्त दिया। धन्यवाद। थैंक यू जी। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you've seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.